अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। आज का व्लॉग बड़ा ही अहम है हर उस बंदे के लिए जो डेयरी सेक्टर से वाबस्ता है, जानवरों के लाइवस्टॉक सेक्टर से वाबस्ता है। उसके लिए आज की वीडियो बड़ी अहम है और पाकिस्तानी डेयरी मार्केट के लिए, लाइवस्टॉक मार्केट के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। तो आज मैं एक ऐसी गाय की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में दूध के रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि उसे क्रश करके रख दिया। गाय का नाम है जी गिग्गी। गिग्गी विस्कॉन्सन यूएसए में पैदा हुई। रॉबर्ट फार्मर का नाम था, उसके फार्म पे पैदा हुई। रॉबर्ट का फार्म सिर्फ 60 काउस पर मुश्तमिल है, 60 मिल्किंग काउस, 60 दूध देने वाली गाय पर मुश्तमिल है, जहाँ पे गिग्गी पैदा हुई। तो आज मैं बताऊंगा कि गिग्गी ने कैसे दूध का रिकॉर्ड तोड़ा और उसके किस तरह से मुमकिन है पाकिस्तानी मार्केट के लिए गिग्गी पैदा करना, और हम अभी क्या कर रहे हैं और फ्यूचर हमारा क्या है। आज के व्लॉग में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो गिग्गी विस्कॉन्सिन में पैदा हुई। गिग्गी का अभी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। गिग्गी ने 9 साल में दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज तक पूरी दुनिया में कोई भी गाय इतना दूध नहीं कर सकी जितना दूध गिग्गी ने दिया। गिग्गी का स्ट्रक्चर जो है 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट थी, लेकिन उसकी चौड़ाई ठीक ठाक चौड़ाई थी। उसकी इतनी चौड़ाई थी कि उसकी जो लेग्स हैं उसके बीच से बंदा गुजर सकता था, अगली और पिछली लेग्स के बीच से, इतनी उसकी चौड़ाई थी। नथने चौड़े थे और एक मजबूत स्ट्रक्चर वाली गाय थी गिग्गी। तो हम गिग्गी को ही डिस्कस करेंगे कि गिग्गी खाने पीने की बड़ी लालची थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, इसलिए उसको हर चीज़ जो ऑफर की जाती थी वो खा जाती थी। और जीनियस काउ थी गिग्गी। किस तरह से जीनियस थी, उसे जिस बाड़े में बंद किया जाता था वो उसका लॉक खुद ही खोल लेती थी। अपनी ज़ुबान के साथ, अपने मुंह के साथ वो उसका दरवाज़ा खोल के बाहर ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए निकल जाती थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट को उसके बाड़े को ताला लगा के रखना पड़ता था कि ये कहीं फिर से खुद बाहर ना निकले। तो ये गिग्गी का स्ट्रक्चर है जी। तो अब हम बात करते हैं कि गिग्गी ने कोई भी चीज़ जो है ना वो इस तरह से मुमकिन नहीं कि उसने एकदम से आई गिग्गी और उसने दूध पैदा किया और बाकी स्टोरी फिनिश। जिस तरह ह्यूमंस में हमेशा कंपटीशन होता है, पहले छोटे कंपटीशन विन किए जाते हैं, फिर आप एक फाइनल कंपटीशन विन करते हैं, और गिग्गी ने भी ऐसा ही किया। गिग्गी ने 2011 में नेशनल डेयरी शो में 3री पोजीशन हासिल की और बेस्ट ऑर्डर का अवार्ड हासिल किया। मतलब उसका हवाना बेस्ट था यूएसए की सभी काउ से। 2011 में ये रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया। 2012 में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो हुई, उसमें गिग्गी की 8वीं पोजीशन थी। फिर ये टाइम था कि गिग्गी को भी पता था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मैंने साबित करना है इस बात को। उसके ठीक 4 साल बाद, जब गिग्गी की उम्र 9 साल थी, तो 2016 में गिग्गी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कैसे कायम किया? गिग्गी ने एक साल में जो दूध था 365 डेज, एक साल में उसने 34,000 लीटर दूध दिया। 34,000 लीटर दूध का मतलब है, अगर हम पाकिस्तानी मार्केट को कंपेयर करें, जो हम बाहर से जानवर मंगवाते हैं, तो हमारे यहाँ 10,000 11,000 लीटर एक सुए के दूध वाली गाय को हम एलीट काउ बोलते हैं। तो गिग्गी ने 34,000 लीटर दूध दिया। ये तकरीबन 3 गुना दूध ज़्यादा था। एक साल में 34,000 लीटर दूध गिग्गी ने दिया। तो अगर हम उसकी एवरेज निकालते हैं तो 93 लीटर एवरेज बनती है एक दिन में। एक दिन में 93 लीटर एवरेज। अगर हम इस एवरेज को देखें तो इसका मतलब है कि अपनी पीक प्रोडक्शन में गिग्गी ने एक दिन में 120 या 125 लीटर दूध दिया है अपनी पीक प्रोडक्शन में। और अगर हम देखें कि ड्राई के करीब आके उसकी प्रोडक्शन तब भी तकरीबन 80 लीटर थी गिग्गी की। तो इस तरह से हम एवरेज बनाते हैं। तो 93 लीटर एवरेज है उसकी पूरे सुए की। ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आज तक दुनिया में
कोई भी गाय इतना दूध नहीं दे सकी। और उन लोगों के लिए भी ये बात गिग्गी ने गलत साबित कर दी जो कहते हैं कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती। तो 9 साल की एज में गिग्गी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, बशर्ते कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो। हाई प्रोड्यूसर जानवर आप मैनेज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब हम गिग्गी की आगे आते हैं कि इतनी तगड़ी गाय थी, इतनी फ़ायदेमंद गाय थी, तो उसका फ्यूचर क्या था। जब 2016 में गिग्गी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तब तक गिग्गी के 4 बेटे आ चुके थे, जीना, जिगल्स, जिंजर और गार्जियस। ये चारों बेटे जो हैं वो एलीट मिल्किंग जेनेटिक्स में सर्व कर रहे हैं, मतलब उनका सीमन लेके तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दूसरी काउज में रखा जा रहा है दूसरी गिग्गीज पैदा करने के लिए। खुद गिग्गी के लिए रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम इसके जो एग्स हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए छोड़ देंगे। अभी देखें 2 तरीके थे गिग्गी की नस्ल को आगे बढ़ाने के। एक तो उसके बच्चों से कि स्पर्म आएगा, सीमन आएगा, वो आगे काउज में रखेंगे और बेशुमार गिग्गीज की जेनेटिक्स आगे जाएगी। लेकिन गिग्गीज की कॉपी पैदा करने के लिए जो भी जानवर है फीमेल मादी जानवर, खा वो ह्यूमन है या एनिमल है, जब वो पैदा होता है तो उसकी ओवरी के ऊपर रहम के साथ जो ओवरी होती है उसमें अंडों का एक कंप्लीट सेट होता है जो पूरी जिंदगी उसके साथ चलना है, जो कि 2 से 3 लाख अंडे होते हैं। जो ही वो अंडों का सेट खत्म हो जाता है, इसके साथ ही वो इंसान हो या जानवर वो इनफर्टाइल हो जाता है, उसके बाद वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो गिग्गी ने 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि अब इसकी जो ओवरी है उससे एग निकाल के एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए नई गिग्गीज पैदा करूंगा, जिस पे अभी तक काम चल रहा है। तो ये पोजीशन है गिग्गी की और उसके आगे एम्ब्रियोज और बच्चों की। तो देखें उसके बच्चों पे भी अगर हम बात करें तो उन्हें भी अच्छा रेपुटेशन अच्छी थी उसकी माँ की, उसके बच्चों की जो माँ थी गिग्गी थी उसकी रेपुटेशन अच्छी थी। फिर उनका जीनोमिक टेस्ट किया गया, फिर उनको प्राथमिक टेस्टिंग प्रोग्राम में डाला गया कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बच्चियां हैं वो किस लेवल तक जाएंगी, और इस उम्मीद के साथ कि शायद फ्यूचर में बेशुमार गिग्गी उसके बेटों से पैदा की जा सकें। तो अब ये है स्टोरी एक सुपर मिल्किंग काऊ की। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तानी डेयरी मार्केट की। यहाँ हमारे ट्रेंड क्या है, हम सोचते हैं कि जो गाय हमने बाहर से इंपोर्ट की वो यहाँ आके अगर 40 लीटर दे रही है तो यहाँ आगे जो उसकी बच्चियाँ पैदा होंगी वो 30 लीटर एवरेज देंगी। क्यों जी, वो 30 लीटर क्यों देंगी? हालांकि तरीका ये होना चाहिए कि बाहर से जो गाय आई है 40 लीटर दूध दे रही है, उसकी ब्रीड को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? अगर आप उसमें अच्छा सीमन यूज करते हैं, अच्छा बुल यूज करते हैं, तो उसकी जो बच्चियां हैं वो 45 या 50 लीटर दूध देंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी बुल सेलेक्ट किया जाता है तो वो फार्म की ज़रूरत को, नस्ल की ज़रूरत को देख के सिलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि वो सिलेक्ट किया जाता है अपने फाइनेंसिस के हिसाब से या अपनी लाइल्मी की वजह से। जो भी बंदा सीमन सेल करने आता है उससे कहते हैं कि कोई भी अच्छा बुल दे दें। भाई अच्छा बुल क्या है? कोई बुल अच्छा नहीं है। अच्छा बुल वो है जो जिसकी आपके फार्म को ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा बुल वो है जो सीमन सप्लायर आया उसके पास तो सारे अच्छे हैं, लेकिन किस फार्मर को किस बुल की ज़रूरत है ये उसने खुद डिसाइड करना है अपने ब्रीड के टारगेट्स को लेके कि मेरे फार्म पे इस वक्त जो काउज हैं वो 40 लीटर दूध दे रही हैं, मैंने आगे 50 लीटर वाली गाय पैदा करनी है। या मेरे फार्म पे फर्टिलिटी के मसले हैं, मैंने वो बुल यूज़ करना है जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो। मेरे फार्म के टीएस कम है, मैंने वो बुल यूज़ करना है जो मेरे फार्म के टीएस को बेहतर करे। सो आपके लिए, आपके फार्म के लिए अच्छा बुल वो है जिसकी आपके फार्म को ज़रूरत है। सो बुल सिलेक्शन के ज़रिए ही आप ब्रीड को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, प्रोडक्शन या ब्रीड की बेहतरी ये अल्टीमेट टारगेट है। देखें आज हमारे पास 15-20 लीटर वाली काउज, क्रास के काउज पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है। हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे अपने फार्म्स पे? हम बाहर से काउज मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी वो 35-40 लीटर देती हैं। तो जिस तरह से बाहर की काउज को इधर ला के हम ब्रीड के लिए उस पर वर्क नहीं करते,
तो नतीजा क्या होगा कि आज से 10 साल बाद ये 30-40 वाली काउस को छोड़ के हम फिर बाहर से काउस इंपोर्ट कर रहे होंगे 70-80 लीटर वाली। तो क्या इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा? पाकिस्तानी डेयरी मार्केट कभी इस लेवल को नहीं टच करेगी कि वो अपनी फ्रीजियन ब्रीड जो है उसको मेंटेन करे, फ्रीजियन बुल्स की लाइन को सेट करे और पाकिस्तानी फ्रीजियन का सीमन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में भी जाए और बाहर भी एक्सपोर्ट हो। लेकिन हमारी ये लाइन ही नहीं, हम इस चीज़ पे वर्क ही नहीं कर रहे। हम अभी तक यहीं पे फिर रहे हैं कि बाजी 30 लीटर दूध ही देना, जो बाहर से 40 लीटर वाली आई थी उसकी बच्ची ने 30 लीटर ही दूध देना। क्योंकि आप बुल का इंतखाब करते वक्त ये चीज़ें नोट नहीं कर रहे जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में सरवाइव करना चाहते हैं। यही वजह है कि डेयरी के जो फार्मर्स हैं डेयरी में वो अक्सर होते हैं जी बच कुछ नहीं रहा। कैसे बचेगा? जब आप ब्रीड के ऊपर काम ही नहीं कर रहे तो बचेगा कैसे? अब मैं आपको 2-3 कंट्रीज की एग्जांपल देता हूं। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो यूएसए में ओवरऑल पर एनिमल प्रोडक्शन 14% इंक्रीज हुई है। 14% पर एनिमल प्रोडक्शन के एक गाय जो 60 लीटर या 70 लीटर दूध दे रही थी, आज 5 साल बाद उसका 14% इंक्रीज हो गया और वो 75 या 76 लीटर दूध दे रही है। ये है यूएसए का ब्रीड को बेहतर करने का मेयार कि वो कितनी स्पीड से अपनी ब्रीड पे वर्क कर रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, हमारा हमसाया कंट्री है, इंडिया क्लेम कर रहा है कि पिछले 5 सालों में हमारी मिल्क की प्रोडक्शन 23% इंक्रीज हुई है। कैसे इंक्रीज हुई है कि उन्होंने वहाँ पे स्लाटरिंग के इश्यूज हैं, वो जानवरों को तो स्लाटर नहीं करते उस स्पीड से, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोडक्शन है ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन वो 23% इंक्रीज हुई है। यहीं पे 2 फर्क हैं मेजर। देखें यूएस ने क्या किया, उसने नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं बढ़ाए, उसने अपनी पर काउ प्रोडक्शन को 14% इंक्रीज किया। इंडिया ने क्या किया, नंबर ऑफ एनिमल भी बढ़े हैं लेकिन वो पर एनिमल प्रोडक्शन को बाद में देख रहे हैं, वो ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम दोनों पॉलिसीज को देखें तो यूएस की पॉलिसी बहुत बेहतर है कि वो अपनी पर एनिमल की प्रोडक्शन को बेहतर कर रहे हैं। यही रीजन है कि वो सारी दुनिया में अपनी गाय को सेल कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया ने 2008 में MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील के साथ। क्यों? इंडिया में लाइव स्टॉक सेक्टर को बेहतर करने के लिए, और वो MOU अभी तक चल रहा है। और उसी MOU के साथ वो 40,000 डोजेज इंपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील से इंडियन गीर के लिए। अब देखें फर्क क्या था इसमें। गीर इंडिया की ब्रीड है, 1850-60 में गिफ्ट गया गीर का ब्राजील में। ब्राजील ने उस गीर के ऊपर काम किया, उस ब्रीड को बेहतर किया, और आज वही इंडिया जहां से गीर गई थी ब्राजील, वही इंडिया उसी गीर के सीमन को वापस इंडिया में ला के अपनी गीर ब्रीड को बेहतर करना चाह रहा है। ये है नेशंस का फर्क कि वो किस तरह से लोग अपनी ब्रीड के ऊपर मेहनत करते हैं, ब्रीड के ऊपर काम करते हैं। और उनका जो इंडिया का MOU है, ये 40,000 डोजेज पहली दफा आएंगे और इसके बाद फर्दर आगे डोजेज आती रहेंगी। वो अपनी सिर्फ गीर ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए इतनी प्लानिंग है। उनकी बाकी ब्रीड्स की मैं बाद में बात करूंगा। तो यहीं पे पाकिस्तानी मार्केट में हम ब्रीड को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में अगर डेयरी सेक्टर को सर्वाइवल आप देखना चाहते हैं तो आपको ब्रीड के ऊपर काम करना है, अपनी ब्रीड को बेहतर करना है। अगर ब्रीड को बेहतर नहीं करेंगे तो जैसे आज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से काऊ, 10 साल बाद शायद आप इंडिया से भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ पे ये लम्हा फिक्रिया है कि जहां हमने मिलियंस खर्च करके एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, तो हम उस बिजनेस के 10 साल बाद का सिनेरियो नहीं देख रहे कि 10 साल बाद जहां कास्ट मजीद इंक्रीज होगी और वहां पर एनिमल प्रोडक्शन बढ़ने की ज़रूरत होगी, हम अगर तब भी यहाँ 30 की एवरेज लेंगे, 35 की एवरेज लेंगे तो हमारी सर्वाइवल मुमकिन नहीं। जो बिजनेस आज मिलियंस खर्च करके स्टार्ट किया था, अल्टीमेटली उसको बंद करना पड़ेगा जब तक हम ब्रीड को उस लेवल तक नहीं लेके आते। तो इस पे सोचिएगा ज़रूर। इसके साथ मुझे इजाज़त दें और ब्रीड पे काम जारी रखें।